हेलो फ्रेंड्स, आज हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जिनमें हम पिछले वीक में होने वाली प्रमुख घटनाओं को डिस्कस करेंगे तथा उन घटनाओं से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे दोस्तों, जिनसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहली घटना की बात करें तो वर्ल्ड वाटर फोरम 2024 का आयोजन किया गया है। 10वां वर्ल्ड वाटर फोरम, जिसकी थीम है साझी समृद्धि के लिए जल, वर्ल्ड वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। ये जो है इंडोनेशिया गणराज्य की सरकार व विश्व जल परिषद द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है। दोस्तों, इसका आयोजन जो है इंडोनेशिया के बाली शहर में किया गया है। और दोस्तों, विश्व जल परिषद की जो स्थापना है वो 1996 में की गई थी। दोस्तों, इसका जो हेडक्वार्टर है वो मार्सिले, फ्रांस में स्थित है। इसमें जो है भारत सहित 52 देशों को शामिल किया गया है। इसके 260 सदस्य संगठन हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम है इस क्षेत्र में। वर्ष 1997 के बाद से प्रत्येक 3 वर्ष में एक पृथक देश इसकी मेजबानी करता है, अर्थात दोस्तों प्रत्येक 3 वर्ष में इसका आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों, इस घटना में हम देखें तो करंट के लिए कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो वर्ल्ड वाटर फोरम है वो किस नंबर का है। तो दोस्तों, इसका जवाब है 10वें नंबर का है। और इसकी थीम क्या है? साझी समृद्धि के लिए जल, वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। और ये कहाँ पे आयोजित किया गया है? इंडोनेशिया के बाली शहर में किया गया है। और जो विश्व जल परिषद है उसकी स्थापना कब हुई है? 1996 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मार्सिले, फ्रांस में है। और दोस्तों, एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि विश्व जल परिषद में टोटल कितने देश हैं। तो दोस्तों, इसमें टोटल भारत सहित 52 देश हैं और इसके 260 सदस्य संगठन हैं। तो दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन इस घटना से पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, दूसरी घटना की बात करें तो ज्योति रात्रे अभी न्यूज में थी। इन्होंने एवरेस्ट पर फतह करने वाली सबसे उम्रदराज महिला का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। ये जो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की रहने वाली हैं। ये 55 साल की हैं। ऐसा करने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला बन चुकी हैं। ज्योति रात्रे जो है एक वीमेन बिजनेसमैन है। इन्होंने 19 मई की सुबह 6:30 बजे माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा था। इसके साथ ही उन्होंने उम्रदराज महिला का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। और दोस्तों, इनसे पहले की बात की जाए तो 6 साल पहले 53 साल की संगीता बहल ने एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर अपना परचम फहराया था। दोस्तों, ज्योति रात्रे जो हैं ये दूसरी बार में इनको सफलता मिली है, क्योंकि 2023 में जब इन्होंने कोशिश की थी तो उस समय खराब मौसम की वजह से वह एवरेस्ट फतह नहीं कर पाई थी। तो दोस्तों, इस घटना से करंट में क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि सबसे उम्रदराज महिला कौन है जिन्होंने एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की है। तो ज्योति रात्रे इसका सही जवाब होगा। और ये कहाँ की रहने वाली हैं दोस्तों? तो ये भोपाल की रहने वाली हैं। और ये क्या करती हैं? तो ये विमेन बिजनेसमैन है। ये कितने साल की हैं? तो ये 55 साल की हैं। और इनसे पहले किसने रिकॉर्ड अपने नाम किया था? तो इनसे पहले जो है संगीता बहल ने रिकॉर्ड अपने नाम किया था। और क्वेश्चन ये बनता है कि इन्होंने कितनी कोशिशों के बाद ये सफलता इनको मिली। तो दूसरी बार में इन्हें सफलता हासिल हुई है। तीसरी घटना के बारे में देखें तो यहाँ पर वैश्विक यात्रा या पर्यटन सूचकांक में भारत का जो है 39वां स्थान आ गया है। दोस्तों, विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में जो हाल ही में इंडेक्स जारी हुआ है उसमें भारत जो है 39वें स्थान पर पहुंच गया है। दोस्तों, इससे पहले ये 2021 में 54वें पायदान पर था। WEF की ओर से जारी सूची में अमेरिका जो है वो शीर्ष स्थान पर है। वहीं दक्षिण एशिया और निम्न मध्य आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में यानी कि साउथ एशिया और लोअर मिडिल इनकम वाली जो कंट्रीज हैं उनमें इंडिया सबसे आगे है। दोस्तों, सूचकांक में अमेरिका फर्स्ट नंबर पे है, स्पेन दूसरे नंबर पे है, जापान तीसरे नंबर पे है, फ्रांस जो है वो चौथे नंबर पे है, ऑस्ट्रेलिया 5वें नंबर पे है, वहीं जर्मनी जो है 6ठे नंबर पे है। जो यूनाइटेड किंगडम है दोस्तों वो 7वें नंबर पे है और चीन 8वें नंबर पर है। और जो इटली है वो 9वें स्थान पर है। स्विट्जरलैंड जो दोस्तों 10वें नंबर पे है।
और जो हमारा भारत है उसकी स्थिति जो है दोस्तों काफ़ी इम्प्रूव हुई है। वो 54वें स्थान से डायरेक्ट 39वें स्थान पे आ गया है। इसका मतलब है दोस्तों कि हमारे देश में जो टूरिज्म है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो दोस्तों इस घटना से हमारी करंट में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं कि वैश्विक यात्रा व पर्यटन सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है। तो दोस्तों भारत का स्थान 39वां है। और वहीं इसकी पिछली रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा था, तो भारत का 54वां स्थान था जब इसकी पिछली रिपोर्ट आई थी दोस्तों। और फर्स्ट नंबर पे कौन है, अमेरिका फर्स्ट नंबर पे है। वहीं दोस्तों साउथ एशियन नेशंस एंड लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमीज में पहले नंबर पे कौन है दोस्तों, तो वहां पर भारत सबसे आगे है। दोस्तों अगली घटना कौन सी है, भारत में 4000 से अधिक गंगा डॉल्फिन भारतीय वन्य जीव संस्थान ने जो अभी हाल ही में रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया है कि भारत में 4000 से अधिक गंगा डॉल्फिन पाई गई हैं। भारतीय वन्य जीव संस्थान की हालिया रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी बेसिन में 4000 से अधिक डॉल्फिन पाई गई हैं दोस्तों। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में पाई जाने वाली नदी डॉल्फिन में से 2000 से अधिक अकेले उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश में डॉल्फिन मुख्यतः चंबल नदी में पाई जाती है। गंगा नदी में डॉल्फिन को ब्लाइंड डॉल्फिन, गंगा सुसु या ह्यू के नाम से जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम प्लैटनिस्टा गैंगटिका है। गंगा की डॉल्फिन अंधी होती है और केवल मीठे पानी में ही रह सकती है। डॉल्फिन जो है शिकार करने के लिए सोनार की तकनीक का उपयोग करती है। ये अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगे उत्सर्जित करते हैं जो मछली और अन्य शिकार से टकरा करके वापस डॉल्फिन के पास आती हैं, जिससे डॉल्फिन को उनका स्थान पता चल जाता है और फलस्वरूप वह उनका शिकार कर लेती है। दोस्तों इस घटना से कौन कौन से क्वेश्चन हमारे करंट में बन सकते हैं, तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज्यादा डॉल्फिन किस प्रदेश में पाई जाती हैं। तो दोस्तों इसका जवाब है उत्तर प्रदेश में। और किस नदी में पाई जाती हैं, तो इसका जवाब है चंबल नदी में। और जो गंगा की डॉल्फिन है वो अंधी होती हैं दोस्तों। इसको गंगा सिसु या हिहू के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों और क्वेश्चन क्या बन सकता है कि ये शिकार करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग करती हैं, तो ये सोनार तकनीक का प्रयोग करती हैं। और ये रेस कौन सी उत्सर्जित करती हैं, तो ये अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगे उत्सर्जित करती हैं। दोस्तों अगली घटना है सरिस्का टाइगर रिजर्व के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने खदान बंद करने का आदेश दिया है। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने सरिस्का टाइगर रिजर्व के आसपास जो खदानें हैं उन्हें बंद करने का आदेश दिया है। तो दोस्तों चलिए इसको पढ़ते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 15 मई को राजस्थान सरकार से कहा कि वह सरिस्का टाइगर रिजर्व से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर स्थित 68 खदानों को बंद कर दे। अदालत का फैसला वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के नियमों का समर्थन करता है। ये दोनों कहते हैं कि बाघ अभयारण्यों के पास उत्खनन की अनुमति नहीं है। जो दोस्तों सरिस्का टाइगर रिजर्व है वो भारत के राजस्थान राज्य के अलवर जिले में स्थित है। यह 1995 में एक वन्यजीव अभयारण्य बन गया और 1978 में इसे बाघ अभयारण्य घोषित किया गया। सरिस्का बाघों के अलावा कई जानवरों का घर है जिनमें तेंदुए, सांभर और चीतल शामिल हैं। सरिस्का भारत की प्रोजेक्ट टाइगर पहल का हिस्सा है। रिजर्व लगभग 800 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो दोस्तों इस घटना से करंट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पे स्थित है। तो दोस्तों ये राजस्थान राज्य के अलवर जिले में स्थित है। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि इसे वन्यजीव अभयारण्य कब बनाया गया है, तो इसे 1955 में वन्यजीव अभयारण्य बनाया गया है। और इसे कब बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है, तो इसे 1978 में बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है। और ये कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो दोस्तों ये 800 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दोस्तों अगली घटना के बारे में बात करें तो ये है वैज्ञानिक श्रीनिवास आर कुलकर्णी के बारे में। इन्हें जो है खगोल विज्ञान में सा पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों जो श्रीनिवास आर कुलकर्णी जी हैं ये खगोल विज्ञान के प्रोफेसर हैं। ये भारतीय मूल के हैं जो अब अमेरिका में रहते हैं।
उनको खगोल विज्ञान के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए 2024 के लिए खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्तमान में वह कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रोफेसर पद पर कार्यरत है। उन्हें मिली सेकेंड पल्सर, गामा रे विस्फोट, सुपरनोवा और अन्य बदलती खगोलीय घटनाएं का अध्ययन करने वाले पहले लोगों में अग्रणी होने के लिए जाना जाता है। दोस्तों, इस घटना से करंट के लिए क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? तो पहला क्वेश्चन तो यही रहा दोस्तों, खगोल विज्ञान में सा पुरस्कार 2024 में किसे मिला? तो इसका जवाब है श्रीनिवास आर कुलकर्णी जी को खगोल विज्ञान में सा पुरस्कार दिया गया है। और ये प्रेजेंट टाइम पे कहाँ पे कार्यरत हैं? तो ये कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रोफेसर पद पर कार्यरत हैं। और दोस्तों, सा पुरस्कार की बात करें तो ये जो है एक वैश्विक पुरस्कार है जो खगोल विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, जीव विज्ञान और गणितीय विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों, अगली घटना के बारे में बात करें तो सरकार को 2.11 लाख करोड़ का डिविडेंड देगा आरबीआई। दोस्तों, ये डिविडेंड क्या होता है? जो डिविडेंड का मतलब होता है दोस्तों लाभांश। दोस्तों, लाभांश कोई भी कंपनी अपनी आय में से या अपने लाभ में से जो हिस्सा अपने निवेशक को देता है उसे हम लाभांश कहते हैं। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल ने पहली बार सरकार को लाभांश के रूप में 2.11 लाख करोड़ रुपए देने का फैसला किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 22 मई को बैठक में वित्त वर्ष की जो बैठक हुई है 2023 से 24 के लिए केंद्र सरकार के लिए 2.11 लाख करोड़ रुपए के लाभांश को मंजूरी दी है, जो वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में लगभग 141% अधिक है। दोस्तों, भारत सरकार के पास आरबीआई का संपूर्ण स्वामित्व है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में केंद्रीय बैंक ने केंद्र सरकार को लाभांश के रूप में 87,416 करोड़ ट्रांसफर किए थे। इससे पहले दोस्तों 2018 से 19 में सबसे अधिक 1.76 लाख करोड़ रुपए की राशि आरबीआई की ओर से केंद्र को लाभांश के तौर पर दी गई थी। तो दोस्तों, इस घटना से करंट में क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं? तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि आरबीआई ने सरकार को कितना डिविडेंड दिया है? तो दोस्तों इसका जवाब होगा 2.11 लाख करोड़ रुपए। और इसने जो है इससे पहले कब सर्वाधिक दिया था? तो इससे पहले 2018-19 में 1.76 लाख करोड़ रुपए दिया था। तो दोस्तों, अगली घटना के बारे में बात करते हैं। स्पेन अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बन गया है। दोस्तों, जो स्पेन है वो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बन गया है। दोस्तों, सौर गठबंधन का मकसद क्या होता है कि भारत और फ्रांस ने पेरिस में कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज COP21 के दौरान संयुक्त रूप से अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत की थी। सौर गठबंधन का मकसद पेरिस जलवायु समझौते के कार्यान्वयन में योगदान देना है। तो दोस्तों, इस घटना से करंट में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य कौन बना है? तो इसका जवाब होगा स्पेन। और दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत किसने की थी? तो भारत और फ्रांस ने पेरिस में जो COP21 हुआ था उसके दौरान इसकी स्थापना की थी। दोस्तों, अगली घटना के बारे में बात करें तो फिलिस्तीन एक अलग देश, आयरलैंड, स्पेन और नॉर्वे ने मान्यता दी है। आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए 2 राज्य समाधान के महत्व पर जोर देते हुए फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में औपचारिक मान्यता देने की घोषणा की है। इसके प्रतिक्रिया में इजराइल ने इस मान्यता को अपनी संप्रभुता और सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में देखते हुए आयरलैंड और नॉर्वे से अपने राजदूतों को वापस बुला लिया है। तो दोस्तों, इस घटना से करंट में क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं कि हाल ही में फिलिस्तीन को अलग देश की मान्यता किन किन देशों ने दी है? तो इसका जवाब होगा आयरलैंड, स्पेन और नॉर्वे ने मान्यता दी है। दोस्तों, अगली घटना के बारे में बात करें तो टोक्यो विश्वविद्यालय द्वारा चिली में विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन किया गया है।
जो टोक्यो विश्वविद्यालय है, उसने अटाकामा वेधशाला का उद्घाटन किया है, जिसे दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला होने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। ये समुद्र तल से 5,640 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो दोस्तों, करंट में इस घटना से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं कि विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका जवाब होगा चिली में। और ऊंची वेधशाला का नाम क्या है? अटाकामा वेधशाला। दोस्तों, अगली घटना के बारे में बात करें तो कर्नाटक ने सरकारी अनुबंध नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य कर दिया है। जो कर्नाटक सरकार है, कर्नाटक सरकार ने आउटसोर्स सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य कर दिया है। यह स्थायी पदों के लिए मौजूदा कोटों के अनुरूप है और 45 दिनों से अधिक समय तक चलने वाली और 20 से अधिक कर्मचारियों वाली नौकरियों पर लागू होती है। और ये एप्लीकेबल है 45 दिनों से अधिक समय तक चलने वाली और 20 से अधिक लोगों को रोजगार देने वाली नौकरियां। और जो संस्थाएं हैं, सभी स्वायत्त निकाय हो सकती हैं, विश्वविद्यालय, शहरी स्थानीय निकाय और अन्य सरकारी कार्यालय भी हो सकते हैं। दोस्तों, अगली घटना के बारे में बात करें तो ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स आया है, जिसमें दिल्ली जो है भारतीय रैंकिंग में सबसे आगे है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में दिल्ली दुनिया के 1000 सबसे बड़े शहरों में 350वें स्थान को हासिल करते हुए सर्वोच्च रैंक वाले भारतीय शहर है। हालांकि कोई भी भारतीय शहर शीर्ष 300 में प्रवेश करने में कामयाब नहीं हुआ। सूचकांक में 163 देशों के शहरों को शामिल किया गया है। 5 प्रमुख श्रेणियों में शहरों का मूल्यांकन करता है ये: अर्थशास्त्र, मानव पूंजी, जीवन की गुणवत्ता, पर्यावरण और शासन। एक बार फिर न्यूयॉर्क ने सभी 5 श्रेणियों में सर्वोच्च रैंकिंग हासिल की है। उसके बाद लंदन और सैन जोस ने क्रमशः दूसरा और तीसरा पद हासिल किया है। और दोस्तों, इस घटना से करंट में क्वेश्चन बन सकता है कि ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में फर्स्ट नंबर पे कौन है? तो फर्स्ट नंबर पे न्यूयॉर्क को रखा गया है। वहीं भारतीय शहरों में नंबर 1 पे कौन था? तो दिल्ली था। और इसका दुनिया के शहरों में कौन सा स्थान था? तो इसका स्थान 350वां था। दोस्तों, अगली घटना के बारे में बात करें तो भारत के पहले सरकारी एआई एंकर, सरकार के अधीन कार्यरत डीडी किसान लॉन्च करेगा एआई एंकर। अपनी शुरुआत के करीब 9 साल के बाद डीडी किसान 26 मई 2024 को अपनी 9वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है और एक नए रंग रूप और एक नए अंदाज के साथ भारत के किसानों के बीच आ रहा है, जहां चैनल की प्रस्तुति एक नए अंदाज में होने जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के इस युग में ये देश का पहला सरकारी टीवी चैनल बनने जा रहा है, जहां एआई एंकर पर सभी की निगाहें रहेंगी। एआई एंकर 50 भाषाओं में बातचीत करेगा। दोस्तों, इस घटना से करंट में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं कि भारतीय न्यूज़ चैनलों में किसने अपना पहला एआई एंकर को रखा? तो इसका जवाब होगा डीडी किसान। दोस्तों, अगली घटना की बात करें तो यूरोपीय संघ ने दुनिया के पहले प्रमुख एआई कानून को मंजूरी दी है। जो यूरोपीय संघ है, उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को विनियमित करने में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए एआई अधिनियम को अंतिम हरी झंडी दे दी है। यह अभूतपूर्व कानून यूरोप के भीतर इनोवेशन को बढ़ावा देते हुए एआई प्रौद्योगिकियों में विश्वास, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए व्यापक नियम स्थापित करता है। तो दोस्तों, दुनिया में जो एआई टेक्नोलॉजी है वो तेजी से आगे बढ़ रही है, तो इसे रेगुलेट करने के लिए पहला मेजर कानून यूरोपियन यूनियन ने पास कर दिया है। तो यह दुनिया का पहला ऐसा मेजर लॉ है। तो दोस्तों, इस कानून का पालन न करने पर कुछ दंड का भी प्रावधान किया गया है। दोस्तों, अगली घटना हमारी ये है विश्व कछुआ दिवस 2024 23 मई। दोस्तों, 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। उसका उद्देश्य कछुओं और कछुओं की अनोखी जीवन शैली और उनके आवास के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। जो कछुए होते हैं वो जलचरी और स्थलचरी जीव होते हैं।
जो जल और स्थल दोनों जगह रह सकते हैं। इसके अलावा कछुए जो होते हैं वो 300 साल तक जी सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी पिछले वीक की कुछ प्रमुख करंट की घटनाएं जिन्हें हमने डिस्कस किया। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।